हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जिस टॉपिक की हम लोग आज बात कर रहे हैं वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग को लेकर। ठीक है, 2 लेक्चर पहले हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है और अभी तक हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है, जैसे कि आपका स्टॉक क्या होता है, फ्लोस क्या होता है, टाइप्स ऑफ गुड्स हमने देखे, हमने ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट समझा, हमने उसी के तहत जो है डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझा। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझेंगे और कुछ जो मेथड्स हैं, ठीक है, कि किस तरीके से इनकम को अकाउंट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, जिनको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है कि ये कंटेंट उनके किसी तरीके से हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को लेकर। हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा ये चीज़ बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा ये बात आपको समझाई थी कि किस तरीके से जो कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर गुड्स हैं और कंजम्पशन गुड्स हैं, उनमें किस तरीके से एक साइक्लिसिटी होती है, वो हम समझे थे। आज हम इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेट अस हैव अ रफ आइडिया ऑफ हाउ अ सिंपल इकोनॉमी, ठीक है, सिंपल इकोनॉमी का मतलब है जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है तो क्या होगा कि हमें कोई टैक्सेस वगैरह पे नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार अगर नहीं है तो टैक्सेस पे नहीं करने हैं। कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां पर नहीं होगा, यानी कि जितना भी सामान बनेगा वो सारा का सारा जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में ही कंज्यूम किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कोई सेविंग्स भी यहां पर नहीं है। ठीक है, यानी कि जितना आप एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जितनी भी इनकम होगी उसके पास उसको खर्च करने के अलावा, और वो भी पूरा का पूरा खर्च करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको टैक्स पे करना नहीं है और उसको कोई सेविंग भी नहीं करनी है। ये हम बात कर रहे हैं सिंपल इकोनॉमी के कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, बाद में इसमें जब जैसे करके चीजें ऐड होती जाएंगी वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सबसे ज्यादा आप कहेंगे कि द मोस्ट सिंपलेस्ट मॉडल है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। द हाउस होल्ड रिसीव देयर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दे परफॉर्म फॉर दी लेटर। जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का मतलब होता है जो कंजम्पशन साइड में है। ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो फर्म्स द्वारा के लिए वो लोग करेंगे। फर्म्स कौन है? जो प्रोड्यूसर्स है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, शायद मैंने आपको पिछले पार्ट्स में ये नहीं बताया है कि फैक्टर ऑफ पेमेंट्स होते हैं और फैक्टर ऑफ पेमेंट्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है उनका ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम समझते हैं, तो इसको आप इस तरीके से लिखिए, कंट्रीब्यूशन during production of goods and services। ठीक है, जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो उस समय जो फैक्टर ऑफ पेमेंट्स है उनके द्वारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन या योगदान किया जाता है, वो बेसिकली 4 हेड में है। देखिए, सबसे पहला जो है दैट इज ह्यूमन लेबर कंट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, इसके बाद जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? दैट विल बी, सेकंड विल बी कैपिटल के द्वारा। तीसरा है दैट विल बी बाय एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। और चौथा जो किया जाएगा, द लास्ट वन, ये आपके जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो लैंड वगैरह है उसको लेकर। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो लैंड वगैरह है उसको लेकर। अब इन चारों को जब ये कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनको बदले में पैसा भी मिलेगा, वेजेस भी मिलेंगी, या आप कह सकते हैं रेम्यूनरेशन मिलेंगे। तो ह्यूमन लेबर को रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ठीक है, कैपिटल को रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप से आपको रेम्यूनरेशन किस तरीके से मिलेगा? इसका जो रेम्यूनरेशन है दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। जो एंटरप्रेन्योर है, जो प्रॉफिट कमाएंगे वो, जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और जो ह्यूमन लेबर है उनको क्या मिलेगी? वेजेस। और जो नेचुरल रिसोर्सेज लैंड है, इनका रेम्यूनरेशन क्या है? दैट इज दी रेंट। इनको मिलेगा रेंट या किराया। ठीक है, तो यानी कि ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको, ये तो सारे के सारे आपके हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इनको ये क्या मिल रहा है? दीज आर द पेमेंट्स। तो जितना भी पेमेंट्स इनको मिल रहा है वो सारा का सारा क्या होगा? इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंपल इकोनॉमी की, जहां पर जितना भी आपकी इनकम होगी आपके पास ना तो आपको टैक्सेस पे करने हैं, ना आप सेविंग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जितना पैसा आपके पास इनकम हो रही है उसको आप
खर्च करेंगे। तो यहां पर यही चीज लिखी गई है कि इन अ सिंप्लीफाइड इकोनॉमी देयर इज ओनली वन वे इन विच द हाउस होल्ड्स मे डिस्पोज ऑफ देयर इनकम्स या अर्निंग्स। ठीक है, कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो अर्निंग्स है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है कि बाय स्पेंडिंग देयर एंटायर इनकम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक फर्म्स। ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक फर्म्स लिखा गया है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी एक्सटर्नल ट्रेड यहां पर नहीं है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां पर नहीं होने वाला है। ठीक, तो यानी कि सीधी सी आप बात यहां पर समझ जाइए कि जो यहां पर चीज लिखी गई है, यानी कि इसका मतलब सेविंग्स नहीं करनी है, क्योंकि सेविंग्स आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ये कौन सी बात हो रही है, सिंपल इकोनॉमी की। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है तो आपको टैक्सेस भी पे नहीं करने हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, पे टैक्सेस भी आप ऐसे करके काट दीजिए। और उसके बाद यहां पर बात हो रही है कि डोमेस्टिक फर्म्स की बात क्यों हो रही है, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स का परचेज, ठीक है, कि ऐसा सामान जो आयात किया जाए, क्योंकि आयात करने का यहां पर कोई सिस्टम है ही नहीं, तो इंपोर्टेड गुड्स की परचेज भी यहां पर नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद देखिए, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मैंने आपको ऊपर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए, जैसे कि ह्यूमन लेबर है, कैपिटल है, इनको जो रिम्यूनरेशन मिल रहा है, ठीक है, रिम्यूनरेशन किस फॉर्म में मिल रहा है, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक है, ये उस रिम्यूनरेशन का क्या यूज करेंगे, दे विल यूज इट टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज विच दे असिस्टेड इन प्रोड्यूसिंग। ठीक है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज किसने बनाई है, ये फर्म्स में इन लोगों ने ही तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है। ठीक है, चाहे ह्यूमन लेबर की वजह से बनी है, चाहे कैपिटल की वजह से बनी है, और उसके बदले में जो उनको रेम्यूनरेशन मिला है वो उससे वही सामान खरीदेंगे। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जो सामान बना रहे हैं उससे आपको पैसा मिल रहा है और उस पैसे से आप वापस वही सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है। यही मैंने आपको साइक्लिसिटी पिछले लेक्चर में बताई थी। ठीक है, कि किस तरीके से अगर ह्यूमन की नीड बढ़ेगी तो ज्यादा सामान बनाना पड़ेगा, और ज्यादा सामान बनाएंगे तो उसके बदले में जो सामान बनाने में जो लेबर वगैरह लग रही है, जो मैन पावर लग रही है, उसको क्या दिया जाएगा, ज्यादा इनकम दी जाएगी। जैसे ही उसकी इनकम ज्यादा बढ़ेगी तो फिर डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी साइक्लिसिटी वहां पर है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया था, इसलिए इस लाइन से आप इसको सीधे सीधे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे आपको पैसा मिल रहा है, क्योंकि आप उसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं, और वहां से जो पैसा मिल रहा है उस पैसे को आप वही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आप बना रहे हैं वही आप बाद में कह सकते हैं कि जो आप बना रहे हैं उसी से आप पैसा कमा रहे हैं और उसी को खरीदने में उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, द एग्रीगेट कंजम्पशन बाय द हाउसहोल्ड्स ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी। सीधी सी बात है कि जो एग्रीगेट कंजम्पशन है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो सेम है। क्यों है, क्योंकि वही बात है सिंपल इकोनॉमी की, क्योंकि टैक्सेस नहीं पे करने हैं, सेविंग्स आप नहीं कर सकते, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां पर होना नहीं है। The entire income of the economy therefore comes back to the producers in the form of sales revenue। ठीक है, जो बेचने के बाद जो रेवेन्यू आएगा उसके फॉर्म में जितना भी पूरा का पूरा आपका क्या है, एंटायर इनकम है, वो वापस किसके पास आ जाएगी, प्रोड्यूसर्स के पास। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने सामान बना के उसको बेचा। ठीक है, लोगों को क्या करा, सामान बनाया। पहले तो सामान बनाने के लिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं, ह्यूमन लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, या जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज लैंड वगैरह है, उनको क्या किया, उनको पेमेंट किया, उनको रिम्यूनरेशन दी, और उस रिम्यूनरेशन से ही उन्होंने क्या करा कि वो सामान जो बना है फर्म्स द्वारा वो वापस खरीदा। तो उससे क्या हुआ कि वो पैसा जो है वापस से, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो एंटायर इनकम है वो वापस से कहां आ गई, फर्म्स के पास आ गई या फिर प्रोड्यूसर के पास आ गई। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि देयर इज नो लीकेज फ्रॉम द सिस्टम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट विच द फर्म्स हैड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, which is the sum total of remunerations earned by the four factor of production and the aggregate consumption expenditure that they receive as sales revenue। वही मैं सीधी सी बात आपको बता रहा हूं कि जितना उन्होंने पैसा रिम्यूनरेशन के फॉर्म में जो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको दिया है, और वही पैसा वो वापस सेल्स रेवेन्यू के रूप में इकट्ठा कर लेंगे, उनके पास वापस आ जाएगा जब वो सामान को बेचेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद इस तरीके का एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम क्या है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। यहां पर हमें इस चीज से एक बात ये समझ में आती है, जितना अभी तक हमने डिस्कशन किया है, कि जो हमारा पूरा का पूरा फ्लो चल रहा है, ठीक है, जो पूरा का पूरा हमने बात की है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन की, वो चल रहा है बिटवीन टू एंटिटीज ओनली। एक है फर्म्स और एक है प्रोड्यूसर्स। ठीक, यानी कि फर्म्स क्या कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको चार एरो दिख रहे हैं। ठीक है, चार एरो आपको दिख रहे हैं। एक तो ये वाला है जो आपका हाउस होल्ड से होते हुए फर्म्स तक जा रहा है, जिसमें ए लाई कर रहा है। दूसरा एरो आपका गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पर लिखा गया है, जो कि बी है, जिसमें एक पॉइंट बी है। तीसरा एरो यहां पर आपको दिख रहा है जिसमें एक सी है, और चौथा एक ऐसे ही है जिसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
यानी कि फैक्टर सर्विसेज लिखा हुआ है, यानी कि कोई ABCD के नाम पे वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब इन 4 एरोज को हम समझेंगे क्या है। जो सबसे ऊपर वाला एरो है ये वाला, ये एरो आपको क्या बता रहा है, ये है स्पेंडिंग, और ये स्पेंडिंग दिखा रहा है जो हाउस होल्ड्स खर्च कर रहे हैं फर्म्स को, यानी कि जो हाउस होल्ड्स खर्च कर रहे हैं सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसको आप यहां पर लिखिए, दिस इज स्पेंडिंग बाय कौन कर रहा है खर्च, स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जितना स्पेंडिंग या जितना खर्चा हाउस होल्ड कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज योर शोन बाय दिस एरो, ठीक। इसके बाद ये जो बी एरो है ये क्या दिखाएगा, देखिए आप हाउस होल्ड है, आपने पैसा खर्च किया, आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो उसके बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोइंग फ्रॉम फर्म्स टू दी हाउस होल्ड्स, ठीक है। ये क्या हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो आपके फर्म्स थे, ठीक है, जो फर्म्स थे वहां से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ है टू दी हाउस होल्ड्स, क्योंकि हाउस होल्ड्स ने उनको पैसा दिया है, हाउस होल्ड्स ने खर्चा किया है गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए, खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, तो उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज उनको मिल रही है, ठीक है। ये तो हो गई 2 बात। इसके बाद जो ये तीसरा, पहले ये चौथा वाला समझिए, तीसरे को बाद में समझेंगे आप, पहले चौथा समझिए कि चौथे में क्या हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि जो मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताया, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। सर्विसेज दे रहे हैं तभी तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे ह्यूमन लेबर है, ह्यूमन लेबर क्या कर रही है, अपनी सर्विस दे रही है, तभी प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां पर ये जो फैक्टर सर्विसेज हैं, दीज आर दी सर्विसेज दैट दी हाउसहोल्ड्स आर रेंडरिंग, ठीक है। ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन रेंडर कर रहा है, हाउसहोल्ड्स, ठीक है, टू द फर्म्स, ठीक। और बदले में क्या होगा, अगर वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो बदले में उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, इनकम वगैरह उनकी होगी, तो वो आपका दिखाया गया है इस वाले एरो से, ठीक है। दिस इज दी पेमेंट मेड बाय द फर्म्स, पेमेंट्स मेड बाय द फर्म्स, ठीक है, पेमेंट मेड बाय द फर्म्स टू दी हाउस होल्ड्स, ठीक है। हाउस होल्ड्स को जो पेमेंट किया जाएगा वो यहां पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। पेमेंट्स मेड बाय दी फर्म्स टू दी हाउस होल्ड्स, और क्यों पेमेंट किया जा रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने क्या दी है, अपनी सर्विस दी है, अपनी सेवाएं दी है, ठीक है, फॉर देयर सर्विस, ठीक है। यह बात आप समझ गए कि पेमेंट्स मेड बाय दी फर्म्स टू द हाउस होल्ड फॉर देयर सर्विस, ये उनको क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, ठीक। तो यहां पर आप इसको 2 तरीके से समझिए कि यहां पर ये 2 मार्केट्स हैं। कैसे 2 मार्केट्स हैं, अगर आप इसको डिवाइड करिए, मान लीजिए यहां पर एक लाइन आप इस तरीके से बनाइए, और इसके ऊपर का रीजन आप देख लीजिए जहां पर ये 2 पार्ट चल रहे हैं, दैट इज योर स्पेंडिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मार्केट कौन सी है, दिस इज योर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो हाउस होल्ड्स हैं वो पैसा दे रहे हैं, और बदले में उनको सामान मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है। तो जो ये ऊपर का पार्ट है जिसमें आपके ये 2 एरो बने हुए हैं, दिस इज योर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, ठीक। इसके बाद जो नीचे की मार्केट है, जो ये वाली मार्केट है, यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट, क्योंकि यहां पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और बदले में उनको क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट, यानी कि उनको मिल रही है इनकम, ठीक है, उनकी इनकम हो रही है। तो दिस इज योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, हमने जो ऊपर बात करी है, हमें एक चीज पता है कि जितना भी सामान वगैरह, मतलब जितना भी आप कह सकते हैं कि फर्म्स से हाउस होल्ड्स में पैसा जा रहा है, जितनी भी उनकी इनकम हो रही है, वो सारा का सारा पैसा किस में यूज कर रहे हैं, खर्च करने में, वो सारा का सारा पैसा खर्च कर रहे हैं सामान को खरीदने में, ठीक है, उसमें खर्च कर रहे हैं। अब यहां पर 3 पॉइंट दिखाए गए हैं, ठीक है। एक पॉइंट है यहां पर मान लीजिए ए, दिस इज योर पॉइंट बी, और दिस इज योर पॉइंट सी। अब अगर आप इनकम को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हम जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर हमें उसको मेजर करना है तो हमारे पास ये 3 पॉइंट है, और हम इन तीनों पॉइंट पर अगर मेजर करें तो हमें जो वैल्यू है, जो एग्रीगेट वैल्यू है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सेम मिलेगी। लेकिन इन 3 पॉइंट्स के आधार पर ही हमारे 3 मेथड जो है वो डिफाइन होते हैं, ठीक है। पहला, अगर आप देख सकते हैं, जो ए पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है, वो उस लाइन पर लाई कर रहा है जहां पर
जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी स्पेंडिंग हो रही है, यानी कि हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ए पॉइंट के, यानी कि ए पॉइंट पर अगर हम हमारी जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको मेजर करते हैं तो दैट इज नोन एज द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग या इनकम अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर हम उसको इस आधार पर करते हैं कि जितना हमारे हाउस होल्ड्स जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज, उस मेथड को बोला जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, इसके बाद है बी पॉइंट। बी पॉइंट आपका उस लाइन पे लाई कर रहा है जहां पर आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फर्म्स से हाउस होल्ड्स को मिल रहे हैं। और क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हाउस होल्ड्स ने उनके लिए पैसा दिया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका मूवमेंट है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप बी पॉइंट पर, ठीक है, अलोंग दिस एरो अगर आप बी पॉइंट पर मेजर करते हैं अपनी इनकम को, तो दैट इज योर प्रोडक्ट मेथड। क्योंकि यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है तो उसको हमने ग्रुप कर दिया है प्रोडक्ट में। ठीक है, दैट इज योर प्रोडक्ट मेथड। ठीक, जिसमें से अगर आप बाद में जाके देखेंगे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो यहीं से आता है। ठीक है, उसको हम अगले पार्ट में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल एक पॉइंट और है, दैट इज सी पॉइंट। सी पॉइंट पर क्या हो रहा है, देखिए सी पॉइंट पर फैक्टर पेमेंट्स मिल रही है, यानी कि जो हाउस होल्ड्स ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके लिए उनको क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। पेमेंट मिल रहा है मतलब उनको क्या मिल रही है, उनकी इनकम हो रही है। ठीक है ना, उनकी इनकम हो रही है। तो सी पॉइंट पर, यानी कि अलोंग दैट एरो, फैक्टर पेमेंट्स के एरो के अलोंग अगर आप सी पॉइंट पर, सी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, ठीक है, उस एरो में आप सी पॉइंट कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं। अगर आप सी पॉइंट पर उस एरो के अलोंग अगर अपनी इनकम को अकाउंट करते हैं या एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अगर आप मेजर करते हैं तो दैट मेथड इज नोन एज इनकम मेथड, उसको बोला जाएगा इनकम मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड है जिनके बारे में हमने बात करनी है, दैट इज योर एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड इनकम मेथड। और यहीं से अलग अलग टर्म्स जो है वो निकल के आएंगे। सबसे पहला मेथड जो इसमें रहेगा वो रहेगा आपका प्रोडक्ट मेथड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। काफी आसान है समझने के लिए लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमारा जो जीडीपी है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या होता है, किस तरीके से निकल के आता है, उसमें से हम किस तरीके से नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आते हैं, एनडीपी पर आते हैं, वो सब चीजें जो है हम अगले पार्ट में समझेंगे। क्योंकि आज क्या है कि मतलब लेक्चर जरूर आज थोड़ा सा छोटा था लेकिन वो टर्म थोड़ा सा मतलब वो पूरा का पूरा जो समझाना है, जो प्रोडक्ट मेथड का एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा लंबा है। अगर उसको लेंगे अलग से तो फिर वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके साथ आप लोगों को पहले यहां तक चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हम बहुत तेज इस कोर्स में इसलिए भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि चीजें मैं कहूंगा थोड़ा सा टिपिकल है। अगर किसी को नहीं पता है, किसी का अगर बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है तो इट इज अ बिट टिपिकल। ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है, टिपिकल है। चीजों को थोड़ा सा समय लगा के चीजों को आप समझिए। मैं फिर से आप लोगों से रोज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो पीछे के लेक्चर्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो पिछले 2 लेक्चर हैं और ये जो आज का लेक्चर है, आप इनको साथ के साथ रिवाइज भी करते चलिएगा क्योंकि कंसेप्ट्स आपके जो है वो छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, गुड्स के कंसेप्ट आपके हमेशा आपके साथ चलने चाहिए कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, आपका डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, फ्लोज क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल साथ के साथ लेके चलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए आज थोड़ा सा छोटा लेक्चर हुआ है लेकिन आज इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि अगले लेक्चर से अब जब है प्रोडक्ट मेथड, उससे हम लोग इसको आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता लग सके कि इस तरीके का यहाँ पर कुछ कोर्स वगैरह जो है वो चल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। अभी तो मैं कहूँगा कि ये कोर्स फ्री है, ठीक है, लेकिन वैसे अगर आप इसको ओवरऑल कहें तो ये एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर है। ठीक है, चलिए, बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरी है, कोई आप पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट वगैरह है तो वो जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन पर कर सकते हैं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज करें। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी चीज आप हमसे पूछना चाहें या कुछ भी चीज हमें बताना चाहें तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।